हेलो स्टूडेंट। आज चैप्टर 5 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज मोबिलिटी में नहीं रहते हैं, गतिशीलता नहीं रहती है, चार्ज स्थिर रहते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट में से आवेश की प्रवाह की दर क्या होती है? आवेश की प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने देखा है कि I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी चालक में डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय के लिए फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो I इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टू टी के रूप में रहेगा। यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो बहुत कम है तो हम तात्क्षणिक वैल्यूज़ की ऐसा मान सकते हैं कि I बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में। क्लियर? I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ धारा या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम मात्रक जानते हैं। किसका मात्रक क्या होता है? 10th क्लास में हमने पढ़ा है। किसका मात्रक होता है? एम्पियर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा क्यू आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर से भी लिख सकते हैं। हमने 11th क्लास में फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर पढ़ा था। 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स थी उसके अंदर एम्पियर भी था, मास था, लेंथ थी, टाइम था, उसमें एम्पियर भी था। और इस एम्पियर को हम कूलाम प्रति सेकंड के रूप में भी लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10⁻⁶ एम्पियर के रूप में रहता है। यदि इस फॉर्मूले में हम ऐसा कह दें कि हमारे पास चार्ज 1 कूलाम है और यदि समय 1 सेकंड है तो I कितना होगा? 1 एम्पियर की तुल्य होगा। तो यहाँ से एक परिभाषा बन सकती है। हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया में से या काट क्षेत्र में से 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो इस चालक में से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की तुल्य होगी। नंबर 1। दूसरी स्थिति में हम कह सकते हैं नंबर 2 में कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसकी खुद की अपनी डायरेक्शन होती है, तो भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि हम देखते हैं किसी संयोजन में, जैसे हमारे पास इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर धारा फ्लो हो रही है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर के रूप में रहेगा। लेकिन सदिश नियम में हम जानते हैं कि यदि सदिश इधर A है, इधर सदिश B है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो उस स्थिति में यह A² + B² + 2AB cos थीटा के रूप में इसका परिणामी मान रहेगा, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ केवल इसका संयोजन होता है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, कितना हो गया यहाँ पे? 5 एम्पियर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी राशि है जो सदिश नियमों की पालना नहीं करती है, सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। इसलिए इसको हम टेंसर या स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं।
नेक्स्ट हम लेते हैं आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं। आवेश वाहक या चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर की हम बात करते हैं तो चार्ज कैरियर या आवेश वाहक ऐसे आवेश होते हैं जो विद्युत धारा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हम जानते हैं कि कंडक्टर चालक जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन में आवेश वाहक का कार्य करते हैं आयन। और आगे पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर में या अर्धचालक में, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट के लिए या आवेश वाहक के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन व होल भी हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन ही निर्वात में गति करते हैं, जबकि विसर्जन नली में गैस के धनायन एवं इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं चालकों में विद्युत धारा। चालकों में विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है तो हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली यादृच्छिक रूप से ड्यू टू टेम्परेचर, तापीय वेग से 10⁵ या 10�6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते रहते हैं। और ये गति पूर्ण रूप से रैंडमली होती है, यादृच्छिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग 0 होता है। ये किस कंडीशन में होगा? ये जब बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति है, हम किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, तब उस स्थिति के अंदर चूँकि ये रैंडमली गति करते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, तो इसका नेट यदि हम तापीय वेग देखते हैं तो वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन जब हम इस कंडक्टर की दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये सिरा माइनस का हो जाएगा और ये सिरा प्लस का हो जाएगा। तो अंदर की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा प्लस से माइनस की, और जिसकी दिशा इससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा के अंदर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब चालक के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आरोपित क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में त्वरित होते हैं, और इस समय जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वह वेग अपवाह वेग कहलाता है, जिसको हम लिखते हैं VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे ये गति करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और विद्युत धारा जो है प्लस से माइनस की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक करंट, और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में हमने पढ़ा है 10th क्लास में। ओम का नियम,
हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों सिरों के ऊपर यदि है तो वह उसमें इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो होता है उसके समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक स्थितियां, ताप, दाब यदि हम अपरिवर्तित माने तो V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू आर आई या R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। 10th क्लास में हमने पढ़ा है। यहाँ पर स्थिति क्लियर है कि R यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि V प्रोपोर्शनल टू I के हैं तो इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। एक सीधी रेखा I V और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, अर्थात R इक्वल टू V अपॉन I होने से V का मात्रक हो गया हमारे पास वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको हम ओम से भी लिखते हैं। R बराबर V अपॉन I या ओम के रूप में हम इसको लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर V का मान 1 वोल्ट ले लिया जाए और I का मान 1 एम्पियर ले लिया जाए तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन n, यानी 1 ओम के इक्वल। अतः किसी चालक के सिरों पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर, कितना 1 वोल्ट विभवांतर यदि हम आरोपित करते हैं, लगाते हैं और 1 एम्पियर की यदि धारा उसमें बहती है तो उस विद्युत प्रतिरोध का मान 1 ओम के तुल्य होगा। यहाँ इसका हम V में सूत्र अगर देखते हैं तो V में सूत्र बना सकते हैं हम M1 L2 T-2 अपॉन A1 T1 A1 के रूप में। यहाँ पर V इक्वल टू हम जानते हैं विद्युत विभव में पड़ा W अपॉन Q के रूप में। W कार्य और Q आवेश, और आवेश का मतलब होता है W अपॉन I इंटू टी के रूप में। तो कार्य की विमा कितनी है M1 L2 T-2, और आवेश की विमा हो जाएगी A1 T1 अपॉन I की विमा हो जाएगी फिर से एम्पियर के रूप में A1। इसको यदि हल करते हैं तो M1 L2 T-3 A-2 तो A-2 के रूप में आ जाएगी। तो M1 L2 T-3 A-2 में। इस ग्राफ को अगर देखें हम, यदि ये एंगल थीटा है तो R किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, सरल रेखा की ढाल को या टेंजेंट थीटा को, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I के रूप में। यह है ओम का नियम, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं। अपवाद में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं ऐसे चालक कहलाते हैं अनओमी चालक। अनओमी चालक के रूप में, जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, जैसे डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है। तो डायोड में इस प्रकार का कर्व बनता है V के और I के बीच में, तो एक सीधी रेखा नहीं बनती, अर्थात ये ओम के नियम की पालना नहीं करती है। तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। इनके बारे में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इनकी ग्राफ भी देखेंगे। लेकिन ये ओम के नियम की पालना नहीं करने से ये एक तरह से ओम के नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हम लेते हैं। जैसे हमने अभी देखा है विद्युत प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोधकता, चालकता के बारे में, और हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। पहला हम लेते हैं विद्युत प्रतिरोध। नाम हमने 10th क्लास में सुना है,
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्रत्येक चालक में हम जानते हैं क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम इन चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे हमें पता है कि ये चालक है, और यदि इसको हम हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल प्लस माइनस से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्लस की ओर। लेकिन ये जब निम्न विभव से यानी माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं तो ये आयनों के साथ टक्कर करेंगे, कॉलिजन होगा इनका आयनों के साथ, या परमाणु के जो बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, इनको प्रतिकर्षित करेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बद्ध इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर में जो भी आयन हैं उन आयनों से भी कॉलिजन करते हैं, टक्करें करते हैं। इससे इसमें एक अवरोध उत्पन्न होता है, और उस अवरोध के कारण ही हम कह सकते हैं कि इस के आवेश प्रवाह में एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटीज़ को रो से लिखते हैं। यह टॉपिक भी 10th क्लास में पढ़ा है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती। हम जानते हैं कि प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को कॉम्बिनेट करें हम तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A के रूप में रहेगा। एक बार फिर से देखिएगा, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट यानी उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, प्रोपोर्शनल यहाँ पे हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A के रूप में। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, R मल्टीप्लाई A अपॉन L के रूप में। यहाँ हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो रो का मान कम होगा, लेकिन साथ के साथ ए भी डिस्टर्ब होगा यहाँ पे। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वायर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर धातु के चालक के लिए प्रतिरोधकता का मान नियत रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन लंबाई यदि बढ़ाते हैं तो केवल प्रतिरोध ही बढ़ेगा, प्रतिरोधकता का मान यहाँ पर नियत रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम कर्व बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। यदि L और R के बीच में ग्राफ बनाएं तो एक सीधी रेखा मिलेगी, या AK और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाला कर्व यहाँ पे बनेगा। यदि यहाँ पर एक कंडीशन ले लें इसमें कि यदि L बराबर 1 मीटर ले लें, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स यदि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। अर्थात यहाँ पर यदि R निकालें तो R इक्वल टू रो L अपॉन A के रूप में, और इस स्थिति के अंदर यदि L और A इक्वल कर दें तो हम देखते हैं वापस कि R रो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम वीमी सूत्र की बात करते हैं कि इसका वीमी सूत्र कितना होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। वीमीय सूत्र, अभी हमारे पास R का वीमी सूत्र आया था, उस R के वीमी सूत्र के साथ अपन यहाँ पे अटैच करेंगे। तो R का वीमी सूत्र था हमारे पास M1 L2 T-3 A-2। ये तो हो गया हमारे पास R का। A का होता है क्षेत्रफल L2 और नीचे हो गया L1, यानी A का L1 और इसके अंदर ऐड हो जाएगा
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि M1 L3, एक L1 ऐड हो जाएगा T-3 A-2 के रूप में। इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी हमारे पास M1 L3 T-3 A-2 के रूप में। नेक्स्ट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनेगी M1 L3 T-3 A-2 के रूप में। यह प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेते हैं हम विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व क्या होता है? ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध के 1/R के, जिसको हम जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से, और इसका मात्रक होता है ओम इन्वर्स या मोह या सीमंस या सीमन कर सकते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम जो है विद्युत चालकत्व होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र इस कैपिटल आर का जो विमीय सूत्र हमने निकाला है M1 L2 T-3 A-2 के रूप में, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारे पास M-1 L-2 T3 A2 के रूप में। लेकिन प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम क्या होता है? वो होता है चालकता, दैट इज कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं हम चालकता, कंडक्टिविटी। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी मात्रक क्या था हमारे पास, ओम इंटू मीटर। रो का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम इट मीन्स 1/रो के इक्वल, जिसको हम सिग्मा से लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू 1/रो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स या सीमंस मीटर इनवर्स। इस प्रकार ये 3 टॉपिक विद्युत प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में और चालकता यानी कंडक्टिविटी के बारे में एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है एक परिभाषा और है धारा घनत्व। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होती है। धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक डेंसिटी सीधा सा है कि किसी चालक के यदि क्रॉस सेक्शन में से उसके लंबवत दिशा के एकांक क्षेत्रफल में से यदि प्रवाहित धारा का मान है तो वही धारा घनत्व कहलाता है, जिसको हम लिखते हैं J=I/A के रूप में। सिंपल परिभाषा है, J = I/A के रूप में, यानी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डेंसिटी। जैसे हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया में से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, माना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर कितनी I, और ये जो एरिया है वो माना कि यहाँ पे डेल्टा A के रूप में है या A के रूप में है। तो इस स्थिति में I/A दैट इज इक्वल टू क्या होगा, J होगा। तो A क्या है यहाँ पर, A एरिया है जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू I। ये इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर है, जिधर से करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। लेकिन हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है इसके पैरेलल, I के पैरेलल या इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक करंट I के। इट मीन्स यदि कोई हमारे पास कंडक्टर है
और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, माना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है आई के रूप में। लेकिन अब की बार एरिया इस प्रकार रखा हुआ है, तो इस स्थिति के अंदर इसका परपेंडिकुलर और ये एंगल माना कि कितना है, थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। और ये एरिया वेक्टर अगर होगा तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये किस रूप में होगा, ए कोस थीटा के रूप में होगा, ए कोस थीटा के रूप में होगा। और ये कोस थीटा है तो इट मीन्स ए वेक्टर इधर रहेगा और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ पर आई के रूप में। तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आई अपॉन ए कोस थीटा के रूप में रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे को कि जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई और जे। आई क्या है, आई स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन इसका ही सदिश रूप यदि हम देखना चाहें आई का या विद्युत धारा का, तो वह सदिश रूप किस फॉर्म में आएगा, जे के फॉर्म में आएगा। ये सदिश राशि होती है, इसकी दिशा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, यानी ई की दिशा या आई की दिशा के रूप में होता है। धारा को जो है आई को हम क्या कहते हैं, जे का फ्लक्स कहते हैं, जे का फ्लक्स यानी कितनी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, लाइंस फ्लो हो रही है, वो यहाँ पे जे का फ्लक्स बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और जे कौन सी राशि हो जाएगी यहाँ पे अपने पास, सदिश राशि हो जाएगी। और इसका मात्रक नेक्स्ट देखते हैं हम, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई का मात्रक एम्पियर और ए का प्रति मीटर स्क्वायर। एग्जाम के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, धारा घन तो क्या होता है, इसका मात्रक लिखिए, तो जे बराबर आई अपॉन ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर काम आते हैं, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता और धारा घनत्व, इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपवहन वेग और मोबिलिटी गतिशीलता क्या होती है, उनमें क्या संबंध होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।